नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सीरीज में हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक, न्यायाधीशों का सुनवाई से इनकार या रिक्यूजल्स। अभी न्यूज़ में क्या है इसको सबसे पहले समझते हैं। न्यूज़ में इसलिए है कि अभी न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल में जो वहाँ पर चुनाव के बाद हिंसा हुई है, बड़ी मात्रा में हिंसा हुई है, तो उससे संबंधित एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और उस संदर्भ में कि उनको न्याय दिलाने के लिए कहा गया। तो उसमें जो है इंदिरा बनर्जी जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने जो है उस केस से अपने आप को वापस ले ली, मतलब कि हट गई की। अब ये मुद्दा आता है कि ये क्या है, क्या कोई न्यायाधीश किसी भी मुकदमे से अपने आप को वापस मतलब बाहर निकाल सकता है या इनकार कर सकता है, हम सुनवाई नहीं करेंगे इस मुकदमे की। तो इसके संबंध में हम जानते हैं कि हाँ वो कर सकता है। क्या इसके लिए कोई कानून है, तो देखते हैं इसके लिए कोई कानून तो नहीं है, न संविधान में है न कोई कानून ऐसा लाया गया है। बस ये है कि इसमें जो है कुछ ये पद की शपथ लेते हुए जज एक बात की बोलते हैं कि वो जो है निष्पक्ष होकर के बिना भेदभाव किए जो है वह अपने न्यायिक कार्यों को संपन्न करेंगे, पद के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। तो इससे अगर कोई भी इंटरेस्ट मतलब प्रभावित हो रहा है, हितों का टकराव हो रहा है, तो उस केस में इस आधार पे जो है ये बाहर हो सकते हैं। और कौन कौन से आधार है कि वो लोग बाहर हो सकते हैं जिसके लिए हितों का टकराव है, कानूनी या अधिकार। अगर उनको ये लगे कि कानूनी रूप से या आधिकारिक रूप से उनका टकराव हो रहा है तो उसको हो सकता है, और ये जो है वो संपन्न करने के लिए। और क्या हो सकता है, पक्षपात। मान लीजिए ऐसा लगे कि उनको जो भी भावना है उसमें पक्षपात रहित अगर वो काम नहीं कर सकते हैं, तो उस आधार पे भी कोई भी जज अपने स्वयं को मानते हुए बाहर हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के साथ पहले से काम किया हुआ है, अनुभव है, तो उस आधार पर वो कैसे निर्णय सुना सकता है, वो भी है। उसके बाद है विचारधारा। मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें किसी जज का विचारधारा मिलती है और उसको लगता है कि वो जो है निष्पक्ष होकर के निर्णय नहीं सुना सकता है, तो वो क्या कर सकता है, उस मुकदमे से उससे बाहर हो सकता है। व्यक्तिगत भी बातें हो सकती हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये क्या मुद्दा आता है, क्या इस पर कोई पहले से भी कोई ऐसा कोई है, सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार है इस मुद्दे पे कि जज कोई बाहर सकता है। तो इसमें एक बात आती है कि जे चमलेश्वर साहब ने पूर्व जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने 2015 में जो है एक मुकदमे की सुनवाई, उसमें क्या था, वो जो एडवोकेट्स ऑन रिकास के मामले में उन्होंने ये बात बोला कि अगर कोई भी जज उसका जो है किसी का आर्थिक अगर हित प्रभावित हो रहा है तो वो जो है सभी हितों से ऊपर हो जाएगा, या उस संबंध में आर्थिक हित अगर उसको लग रहा है तो उससे ऊपर हो जाएगा। ये इस पर विचार है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा ही विचार है, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरा टॉपिक है सत्याग्रह फ्लैग मार्च। ये सत्याग्रह फ्लैग क्या है, अभी न्यूज़ में इसलिए ये है कि अभी जो है संस्कृति मंत्रालय ने 18 जून को जो है जबलपुर में सत्याग्रह फ्लैग को मतलब आयोजित करने का उसने प्लान किया है, आयोजित किया है अभी। तो इसलिए जो है ये न्यूज़ में है। दूसरी तो देखते हैं कि ये फ्लैग क्या है, सत्याग्रह फ्लैग क्या है दोस्तों। तो इस सत्याग्रह फ्लैग के बारे में ये जो हुआ था, ये 1923 में जो है जबलपुर और नागपुर के क्षेत्र में संपन्न किया गया था। इसमें कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने क्या किया था कि फ्लैग झंडा को लेकर के उसका मार्च निकाले थे, सत्याग्रह किए थे। अंग्रेज जो है इसको तिरंगा झंडा को लेकर फ्लैग मार्च निकालने पर प्रतिबंध लगाए, विरोध किए। तो इस आधार पे जो है उसके बावजूद सत्याग्रहियों ने बहुत बड़ी मात्रा में जो है इसको लगाया। उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य ये था कि जो नागरिक स्वतंत्रता के विरुद्ध जो कानून थे उसका विरोध करना, सरकार की जो है जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी वैधता को ही चुनौती देना, ये सब उद्देश्य था इनका। और क्या था, स्वतंत्रता बनाए और स्वतंत्रता को ले दे। दूसरी बात, नागरिकों का जो अधिकार है या उनको स्वतंत्रता या फ्लैग मार्च निकालने का, झंडा बनाने का, इस सब को भी लेकर इनका उद्देश्य था। इसमें बहुत सारे सत्याग्रही शामिल हुए थे, उसमें इवन जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े बड़े कद्दावर नेता भी इसमें शामिल हुए थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, विनोबा भावे जैसे, जमनलाल बजाज, ये लोग भी इसमें मतलब कि शामिल हुए थे। जब शामिल हुए तो इसमें
हुआ यूँ कि अब अंग्रेज़ नहीं निकालने दे रही थी सत्याग्रह को, सत्याग्रह फ्लैग मार्च को, तब जो है उन्होंने गिरफ्तारियाँ की। इसमें जो है 1923 में महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया। जब नेताओं को गिरफ्तार किया गया इवन महात्मा गांधी को, तो क्या हुआ, पूरे समाज में आक्रोश फैल गया और बहुत तेज़ी से ये न्यूज़ फैली। जब पूरी तेज़ी से न्यूज़ फैली तो हर व्यक्ति या उस क्षेत्रों में होने वाला फ्लैग मार्च बहुत तेज़ी से हुआ, झंडा सत्याग्रह। इससे होकर के फिर सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार समझौता की, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों के साथ एक समझौता की। उस समझौते में ये हुआ कि एक बिना रुके जो है, शांतिपूर्ण ढंग से बिना रुके जो है सत्याग्रही झंडा मार्च निकाल सकते हैं। तो और ये भी बात है। दूसरी बात है कि जो राजनीतियों की कैदी की मतलब कि कैदी बनाए गए थे, उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको जो है छोड़ने की भी बात समझौते में किया गया था। तो दोस्तों ये रहा फ्लैग मार्च। अब ये था सत्याग्रह, जो फ्लैग मार्च था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा हो गया, बाद में चल कर के ये चीज़ें थी। अगला अगर हम टॉपिक देखते हैं तो अगला है चुनावी याचिका, इलेक्शन पिटीशन, है ना। इलेक्टोरल पिटीशन ये क्या है, ये न्यूज़ में इसलिए है कि जैसा कि आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में भी चुनाव हुआ है। वहाँ पर जो है ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से जो है हार गई हैं। शुभेंदु अधिकारी वहाँ पर जो प्रतिद्वंदी थे ममता बनर्जी के नंदीग्राम में, वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी थे और वहाँ से ये जो है हार गई। जब हार गई तो ममता बनर्जी ने एक पिटीशन, चुनावी याचिका दायर किया है और वहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट में। वो किस आधार पे की है, पहले इसको जान लीजिए। इसको उन्होंने इस आधार पे किया है कि परिणाम पश्चिम भ्रष्टाचार, जो इलेक्टोरल अधिकारी थे उनके भ्रष्टाचार और विसंगत के आधार पे जो है इस याचिका को दायर की गई है और उन्होंने जो है फिर से जो है वहाँ पर काउंटिंग कराने की मांग की है। ठीक, ये हो गया न्यूज हुआ दोस्तों। अब आता है कि चुनावी याचिका क्या है ना। तो चुनावी याचिका चुनाव पश्चात चुनाव में हुए भ्रष्टाचार या कोई शक या कोई विसंगति या कानूनन जो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, उस आधार पे जो है चुनावी याचिका दायर की जा सकती है। तो अब मुद्दा आता है कि क्या क्या आधार हो सकते हैं, किन किन आधारों पर दायर किया जा सकता है। तो इसका जो प्रावधान किया गया है वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, उसमें इस बात को आधार बताया गया है किस किस आधार पर किया जा सकता है। तो उसमें दोस्तों एक आधार है कि उसमें सेक्शन उसके जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 के में ये भी बात कहा गया है कि जो उसका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 123 उसके तहत भ्रष्टाचार शामिल है। भ्रष्टाचार में क्या क्या आते हैं दोस्तों, भ्रष्टाचार में आते हैं, मान लीजिए कोई मतलब कि उम्मीदवार है वह रिश्वतखोरी का देता है, बल का प्रयोग करता है, वोट देने के लिए अपील करता है, धर्म जाति सांप्रदायिकता फैलाता, ये सब भ्रष्टाचार आते हैं। इसके आधार पर क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई ऐसा है कि गलत नामांकन कर दिया या ऐसा लगता है कि जो उसकी नामांकन है उसको अधिकारी ने गलत तरीके से निरस्त कर दिया, तो इस आधार पे भी ये मतलब कि चुनावी याचिका दायर की जा सकती है। गणना प्रक्रिया में अगर किसी को लगता है कोई अपारदर्शिता हुई, धांधली हुई है, भ्रष्टाचार का प्रयोग किया गया है, तो उसके आधार पे भी दायर की सकती है। ऐसा कोई बात लगता है कि जो संविधान में कोई बात उल्लेखित थी उस नियम का पालन नहीं किया गया, उसके विरुद्ध काम किया गया, तो उस आधार पर भी चुनावी याचिका दायर की जा सकती है। अब ये हो गया किस आधार पर दायर की जा सकती है चुनावी याचिका दोस्तों, ये जो है 45 चुनाव पश्चात ही दायर की जा सकती है। ये जो है चुनाव होने के 45 दिन के अंदर ही दायर की जा सकती है। दूसरी शर्त, तीसरी शर्त यह जो है वहाँ पर जो जिस क्षेत्र में चुनाव हुआ है उस क्षेत्र में आने वाले हाई कोर्ट में ही दायर की जा सकती है। ठीक है, तो ये हुआ। और उसके बाद ये भी बात है कि जनप्रतिनिधित्व नियम 1951 में ये भी बात कहा गया है कि 6 महीने के अंदर जो है चुनाव का प्रक्रिया पूरा हो जानी चाहिए, या 6 महीने के अंदर जो चुनावी याचिका दायर की गई है उसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं है, लंबा समय लग जाता है। अब मुद्दा है कि अगला थोड़ा सा उदाहरण मीन्स के पर्सपेक्टिव से भी आप देख लीजिए। इसमें उदाहरण में क्या पहले ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कोई निर्णय आए हैं, तो हाँ 1975 में जब
श्रीमती इंदिरा गांधी जो है रायबरेली से चुनाव लड़ी थी, और तो उनके चुनाव को भ्रष्टाचार के आधार पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था, निरस्त कर दिया था। ये सबसे बड़ा चर्चित मुद्दा था, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, इमरजेंसी भी लगी थी। दूसरा उदाहरण आता है कि 2008 में राजस्थान विधानसभा चुनाव जब हो रहा था, उस समय एक कांग्रेस नेता थे सीपी जोशी, वो जो है एक वोट से हार गए थे, तब चुनावी याचिका दायर की गई थी दोस्तों। तो ये रहा। अगला है हमारा, अगली टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगली टॉपिक है केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम। ये केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम क्या है, न्यूज़ में क्यों है, इसलिए ये समझ लीजिए कि न्यूज़ में इसलिए है कि केबल टीवी अधिनियम 1994 का एक कानून है, उसमें जो है अभी जल्द ही संशोधन किया गया है। तो ये हुआ न्यूज़ में। अब संशोधन में क्या क्या किया गया है, अब क्यों किया गया है, ये बातें संशोधन में जो किया गया है इसको जान लीजिए कि उसमें जो है शिकार निवारण प्रणाली के लिए 3 मानक तय किए गए हैं, ठीक है। त्रिस्तरीय शिकार निवारण प्रणाली की शुरुआत की गई है। इससे पहले क्या था कि ये क्यों किया गया है, इसलिए था कि बार बार बहुत सारी शिकायत आया करती थी कि जो केबल टीवी के लिए नियम है या उनकी जो शिकार निवारण प्रणाली है वो अच्छा दक्ष नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, और शिकायत ही नहीं सुनते हैं, शिकायत का समाधान ही नहीं करते हैं। तो इस आधार पे जो है इस कानून को लाया गया है दोस्तों, इस संशोधन को लाया गया है। अब इस संशोधन में 3 स्तरीय निवारण तंत्र स्थापित किए गए, उसमें क्या कहा गया है। पहला जो है उसमें प्रसारक, जो भी प्रसारक है या ब्रॉडकास्टर है, वो उसके द्वारा स्वनियमन किया जाएगा। वो खुद अपना एक नियमन व्यवस्था स्थापित करेगा। जो भी शिकायत मिलेगी उसको 15 दिन के अंदर जो है उसको समाधान करना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों कि जब मान लीजिए जो शिकायत करता है वो संतुष्ट नहीं हुआ प्रसारक द्वारा, जो ब्रॉडकास्ट प्रदान कर रहा है उसके द्वारा, तो वो क्या करेगा, एक ऊंची समिति है, वो किसका है, जिन्हें ब्रॉडकास्टर होते हैं, जिन्हें टीवी प्रदान करते हैं चैनल, है ना, उनके द्वारा, उन संस्थाओं द्वारा गठित एक शिकायत निवारण तंत्र होगा, उनमें वो शिकायत कर सकता है। अब जो है उस संस्था को या उनका जो नियमन होगा, स्वनियमन, वो जो है 60 दिन के अंदर इस शिकायत का निपटान कर देंगे। ये प्रावधान किया गया है। तीसरा है कि मान लीजिए अब ये लोग भी नहीं समझे, उसका समाधान नहीं किए, जिनने ब्रॉडकास्टर्स थे टीवी केबल चैनल वाले, उनका जो संस्था थी उन्होंने भी नहीं किया, तो इसके लिए तब जाकर सरकार की जो है, सरकार के अंतर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय आता है, उसी के अंतर्गत ये अधिनियम आता है। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत जो है एक अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया है। वह जो है अंतर विभागीय समिति शिकार निवारण का तंत्र के रूप में काम करेगी, और वह जो है 15 दिन के भीतर उस शिकायत का निवारण करेगी। तो अब मुद्दा आता है कि अंतर विभागीय समिति है तो उसमें कौन कौन होंगे, क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। तो अंतर विभागीय जो समिति होगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय का, उसके जो अतिरिक्त सचिव एडिशनल सेक्रेटरी होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे दोस्तों, इस समिति के। और अन्य विभागों और अन्य मंत्रालयों के सदस्य के अधिकारी भी इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। इस समिति की शक्ति क्या होगी, ये समिति क्या क्या काम करेगी दोस्तों। तो ये समिति जो होगी वो केंद्र सरकार को ब्रॉडबैंड से संबंधित या केबल टीवी से संबंधित के सलाह देगी, चेतावनी भी जारी करेगी और सलाह देगी। कोई चेतावनी हो गया ब्रॉडकास्टर्स द्वारा तो उस संबंध में चेतावनी भी जारी करेगी। मान लीजिए कोई ऐसी गलती किया तो भर्त्सना भी करेगी, निंदा भी करेगी। किसी विभाग को अगर फटकार लगाने की ज़रूरत है तो ये समिति क्या करेगी, फटकार भी लगाएगी। मान लीजिए कोई ऐसा है कि जिसके लिए डिस्क्लेमर लगाने की जरूरत है। डिस्क्लेमर क्या होता है, जैसे ऐसा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और इसमें सभी पात्र पात्रिकाएँ क्या हैं, वो मतलब कि एक सांकेतिक है, ऐसा आता है ना डिस्क्लेमर, तो उसी को बोलता है। अगर ऐसी ज़रूरत होती है तो ये सलाह देगा कि किसी भी टीवी ब्रॉडकास्टर या किसी प्रोग्राम के लिए इन चीज़ों को लागू करें। ये सब शक्ति होंगी दोस्तों इस समिति की। मान लीजिए कोई ऐसा ब्रॉडकास्ट, कोई ऐसा प्रोग्राम चला रही है कोई टीवी चैनल, तो उसको जो है हटाने के लिए भी ये क्या कर सकती है, सिफारिश कर सकती है। या कोई ऐसा प्रोग्राम है जो इससे समाज में बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उसको बंद करने के लिए भी ये समिति कर सकती है ना। अब इस
इससे फ़ायदा क्या क्या होंगे? फ़ायदा ये होंगे दोस्तों कि पहला तो इससे जवाबदेही बढ़ेगी, है ना, जवाबदेही बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी, है ना, ये इससे फ़ायदा होंगे। अगला चीज़ें ये भी हैं कि 1994 जो पहले था केबल अधिनियम, उसमें क्या था, ये जो है 1994 का जो पुराना केबल अधिनियम था उसके तहत भी एक प्रावधान था, उसमें प्रावधान है प्रोग्राम कोड की बात की गई है। ये प्रोग्राम कोड है निषेध से रोकना। इसमें यह है कि मान लीजिए इसके तहत जो है, इस अधिनियम के तहत व्यवस्था व्यापक रूप से ये बताया गया है कि कौन कौन ऐसे क्षेत्र हैं जो निषेध के हैं। जैसे अश्लीलता नहीं फैलाई जा सकती है, ब्रॉडकास्टर के द्वारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चलाया जा सकता जिससे अश्लीलता फैले। ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं दिखाया जा सकता है जो अर्थ सत्य हो। ऐसा भी कोई प्रोग्राम नहीं चलाया जा सकता जो किसी को सांकेतिक करके किया गया हो। तो ये सब कुछ चीज़ें क्या हैं उसमें मेंशन की गई हैं उसकी निषिद्ध सूची में। अगर इन मतलब कि इन प्रोग्राम को निषेध का अगर कोई भी टीवी चैनल मान लीजिए उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है इस कानून में। उसमें क्या है, अगर पहली बार वो करता है तो 1000 का जुर्माना और 2 साल का कैद हो सकता है या दोनों हो सकता है। मान लीजिए एक बार समझाने के बाद भी कोई टीवी ब्रॉडकास्टर्स है वो न समझे तो उसके लिए भी एक प्रावधान है कि तब उसको जो है दोबारा अगर ऐसी गलती करता है तो उसके लिए 5 साल की जेल हो सकती है, 5,000 का जुर्माना और 5,000 की जेल भी हो सकती है। तो इस तरह ये जो है दोस्तों केबल टीवी अधिनियम 1994 का संशोधन के माध्यम से जो है इस शिकार निवारण तंत्र को एक वैधानिक क्या किया गया, वैधानिकता प्रदान कर दी गई है उनको कानूनी रूप से, ठीक है। ये अगला हमारा जो टॉपिक है दोस्त वो है गोल्ड हॉलमार्किंग। ये क्या है, अभी सरकार ने जो है ये निर्णय लिया है कि 16 जून से चरणबद्ध तरीके से पूरे देश भर में गोल्ड हॉलमार्किंग योजना को लागू किया जाएगा। तो अब आता है मुद्दा, ये गोल्ड हॉलमार्किंग योजना क्या है ना। तो जो पहला चरण में होगा वो 256 जिलों में शामिल, मतलब 256 जिलों में पहले ही चरण में लागू किया जाएगा, है ना। तो अब ये चीज़ें हो गई, ये मुद्दा आता है कि हॉलमार्किंग क्या है ना। तो हॉलमार्किंग एक व्यवस्था है, एक तंत्र है जिसके माध्यम से जो है कोई तत्व, कोई भी अगर मेटल्स है, धातु है, तो उसके अंदर आनुपातिक अंश उसकी शुद्धता की, मान लीजिए गोल्ड है तो गोल्ड, सोना है तो सोने में कोई और भी तत्व सम्मिलित होते हैं, है ना। तो उस सोने की कोई भी वस्तु है उसमें सोने की अधिकतम मात्रा कितनी है, इस बात को जो बताने वाला तंत्र है उसको क्या बोलते हैं, हॉलमार्किंग बोलते हैं। ये हॉलमार्किंग सिस्टम हो गया। ये क्या है, धातु का आनुपातिक अंश बताता है, आनुपातिक अंश कितना धातु है, ठीक है ना, किसी आभूषण में, किसी वस्तु में जो जिसका वो है नहीं कोई। दूसरा इससे क्या फल, ये उत्कृष्टता और शुद्धता का मतलब परिचय है। उत्कृष्टता बताता है कितना उत्कृष्ट सोना है, कितना शुद्ध सोना है ना। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये हो गया गोल्ड हॉलमार्किंग। और इसको लागू करने वाली जो एजेंसी है वो कौन सा, भारतीय मानक ब्यूरो BIS, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। ये किसके अंतर्गत आता है, ये खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो, है ना। तो ये इसको देखता है। अब जो है कि ये जो गोल्ड हॉलमार्किंग है ये किस पे लागू हुआ, 2 धातुओं पे लागू करने के लिए किया गया। पहला सोना और दूसरा चांदी। याद रखिएगा, सोना और सोने से बने हुए सभी जो है प्रकार के, सभी नहीं कहिए, ठीक है, उससे बने हुए आभूषणों पर लागू होगा, और चांदी से बने हुए आभूषणों पर लागू होगा। कुछ अपवाद भी हैं, ऐसा नहीं सब पे लागू होगा। अब कोई घड़ी सोने के बना के शादी में दिया जा रहा तो अब उसमें 100% कोई ज़रूरी थोड़ी वो सोना ही हो, तो ये अपवाद है। अब पेंसिल होती है, अब पेन बहुत सारे लोग शादियों में देते हैं सोने की, अब उसका हॉलमार्क कैसे तय होगा, उसमें पता चला कहीं चांदी लगाना होता है तो कहीं सोना लगाना होता है, तो कहीं प्लास्टिक लगाना होता है, कहीं जीव उसकी अलग, तो ये सब अलग अलग होता है ना दोस्तों। तो ये सारी कुछ चीज़ें इसमें क्या है, अपवाद में आती हैं। जैसे क्या हो गया अपवाद में जैसे घड़ी हो गई दोस्तों, घड़ी हो गया, फाउंटेन पेन हो गई, कुंदन हो गया, फूल के जड़ाऊँ, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी और भी कुछ चीज़ें अपवाद में आती हैं। अपवाद में और क्या क्या है, अपवाद में आता है कोई मान लीजिए प्रदर्शनी लगाया गया है तो उसमें भी ये अपवाद है, तो कोई ज़रूरी नहीं उस पर होगा। कुछ ऐसे भी व्यापारी होते हैं जो आयात और निर्यात करते हैं, यहाँ से निर्यात करते हैं सोने को, फिर उसको वापस लाते हैं, फिर उसमें सुधार करते हैं, फिर निर्यात करते हैं। तो आयात और निर्यात ऐसे कुछ चीज़ें क्या हैं, ये छूट भी प्रदान की गई हैं। उसके अलावा पूरे देश भर में लागू होगा जितने
कारोबारी हैं सोने के, उन सभी लोगों को जो है अपनी आभूषण और सोने और चांदी की वस्तुओं पे हॉलमार्किंग का निशान चिन्ह लगाना जरूरी, प्रमाणन करना आवश्यक है। कि इस पर लागू होता है, ऐसे कोई भी व्यापारी, ज्वेलरी व्यापारी जिसके जो है 40 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर होता है, उन सभी व्यापारियों पे ये क्या होगा, ये गोल्ड हॉलमार्किंग योजना लागू की जाएगी, लागू होगा दोस्तों। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद और भी इसमें गोल्ड आभूषण हो गया। इसकी आवश्यकता क्या थी, इसको आप जान लीजिए। आवश्यकता में अगर देखेंगे तो आप जानते हैं कि पूरे विश्व में जो है भारत एक ऐसा देश पूरे विश्व में याद रखिएगा जो सोना और चांदी का खपत करने वाला देश है। यहाँ मतलब कि इतिहास से भी ये बात मतलब कही आती है कि पूरे विश्व से सोना और चांदी भारत में आते हैं और विलुप्त हो जाते हैं, खो जाते हैं, पता नहीं चलता क्यों, क्योंकि यहाँ जो है धर्म और संस्कृति और सभ्यताओं से जुड़ा हुआ सोना और चांदी है। महिलाओं का आभूषणों में सबसे ज़्यादा मतलब कि ये चीज़ें हैं, उनको बोला जाता है मतलब भोजन नहीं मिले लेकिन आभूषण जरूर मिलने चाहिए, है ना। तो ऐसी भी परंपराएं नहीं, इसीलिए सोने का चिड़िया भी भारत को करते हैं। तो इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा सोने और चांदी का व्यापार होता है, खपत होती है। लेकिन शुद्धता के नाम पे क्या है, बहुत बुरी हालात हैं। मात्र 30% ही, मुश्किल से 30% तक ही शुद्धता की बातें की जाती, नहीं तो है ही नहीं, है ना। तो ये सारी मतलब कि आवश्यकता थी। लोगों से, उपभोक्ताओं से या जो कस्टमर होते हैं, ग्राहकों से जो है भ्रष्टाचार होता था, उनसे जो ज्वेलर्स वाले ठगते थे। आप बहुत सुने होंगे, अरे चार सोने का सिक्का दिया और सिक्का ही कुछ तांबे का निकल गया, सोने का कोई चीज़ ऐसा रखा वही निकल गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो इन सबको सुनिश्चित करने के लिए इसकी आवश्यकता ज़रूरी थी, है ना। इसका उद्देश्य क्या है, वही बात हो जाएगी। उपभोक्ताओं को क्या है, उत्कृष्ट वैध मानक प्रदान करना, मिलावटी सोने से बचत करना, लोगों को शुद्धता मतलब प्राप्त करने में आसानी, उपभोक्ताओं को आसानी हो पहचान करने में, है ना, गुणवत्ता का आश्वासन देने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसकी क्या थी, उद्देश्य है ना दोस्तों। इस प्रकार आज का हमारा पूरा टॉपिक रहा दोस्तों। आपके लिए हम जो है PDF भी बनाते हैं, तो आप जो है PDF यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF जरूर डाउनलोड कर लिया करिए, उसको पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिएगा, आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल से भी देखिएगा, जुड़िएगा। उसके साथ साथ आप जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं उससे भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़िए, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, रिसोर्स मिलेंगे। हम आपकी कंप्लीट संपूर्ण पूर्ण रूप से तैयारी कराने के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित हैं दोस्तों, है ना। तो आप जो आपके IAS और PCS दोनों की पढ़ाई कराएंगे, तैयारी कराएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।